चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेजर और इम्पॉर्टेंट आपके इंडियन कमीशंस की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परमानेंट कमीशन से बात करेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आपका सबसे पहला परमानेंट कमीशन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। इसको फॉर्म किया गया था 1948 में और इसने रिप्लेस किया था ऑलरेडी एक पहले कमीशन बना हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो कि 3 अगस्त 1948 यानी 1948 में बना हुआ था। और यहाँ पर अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो ये प्लान करता है और इम्प्लीमेंट करता है वेरियस मेजर्स को जो कि टेक्निकली और इकोनॉमिकली साउंड करें, यानी सही हों, टेक्निकल टर्म और इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर खरे उतरते हों। यहाँ पर ये फ्री होता है सारे नॉन एसेंशियल रिस्ट्रिक्शन से, यानी इसके पास अपनी अथॉरिटी है जो कि एसेंशियल चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर, यानी नॉन एसेंशियल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ये कोई भी एक्शन ले सकता है, कोई भी डिसीज़न ले सकता है। और आपको पता है कि एटॉमिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, तो इस पर कुछ इसके प्रिंसिपल बनाए गए हैं। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। सेकेंड कमीशन की दोस्तों हम बात करते हैं तो ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। 1965 में इसका गठन किया गया था। ये स्टेबलाइज करता है एग्रीकल्चरल प्राइजेस को, यानी आपकी एग्रीकल्चर की जो प्राइजेस हैं उसको स्टेबलाइज करने की इसकी कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा प्राइजेस फ्लक्चुएट ना हो। रियल इनकम लेवल ऑफ फार्मर्स, और यहाँ पर फार्मर्स की इनकम लेवल क्या चल रही है, एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एज रीजनेबल प्राइजेस। आपको पता है कि कई सारी कमोडिटीज़ लगती हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह और सारी चीज़ें, तो उसमें ये प्रोवाइड करता है कि वो रीजनेबल प्राइजेस पर लोगों को मिले। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आता है। थर्ड कमीशन ये है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और ये जो है आपका आ भी चुका है। NCBC 1993 में फॉर्म हुआ था और ये कंसीडर करता है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम लिस्ट ऑफ कास्ट। तो इसका में बेसिकली काम क्या है कि बैकवर्ड जो हैं, नोटिफाइड एज बैकवर्ड्स, उनको जॉब रिजर्वेशन में किसका इंक्लूजन करना है, किसका एक्सक्लूजन करना है, ये कंसिडरेशन करने का इसका काम होता है, कंसीडर करने का। और ये एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन मुद्दों पर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आप याद कर लीजिए, इसके अंतर्गत ये काम करता है। फोर्थ की बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑन कैटल। अब कैटल से ही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 2002 में फॉर्म हुआ था कि कैटल की बात हो रही है। इसमें इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कैटल, कैसे उनको देखिए बढ़ाया जाए। अभी आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा गांव वगैरह में अगर आप रहते हैं कि कुछ ऐसी गाय होती हैं जिनके जो कान है उनके ऊपर टैग लगा रहता है, तो ये नेशनल कमीशन ऑफ ऑन कैटल इन सब की एजेंसीज़ का काम है। वो देखते हैं, हेल्थ चेक करते हैं, प्रिफ़र करते हैं और कुछ जो है मदद भी करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आता है। फिफ्थ एक कंपटीशन कमीशन दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है। 2003 देखिए, प्री और मेंस दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्री में तो आपको पूछेगा ही कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन सी चीज़ें सही हैं, क्या करता है, लेकिन मेंस में भी आपका सवाल आ सकता है, चाहे मैं आपकी पॉलिटी की बात करता हूँ या फिर मैं बात करता हूँ इकोनॉमी की। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा अगर आपको पता होगा ना कि इस्टेब्लिश कब हुआ था और या फिर इसका काम क्या है, तो भी आप एग्जामिनर को ये दे देंगे मैसेज कि आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा उसमें लिखना नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया, तो इस एक्ट के थ्रू आया, इसको इन्फोर्समेंट किया गया। इसका प्रिवेंट एक्टिविटीज़ दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ से बचाता है जिससे कंपटीशन के ऊपर खतरा होता है। आपको पता है कि मार्केट में जो इकोनॉमी है उसमें राइवलरीज चलती रहती हैं अलग अलग कंपनीज़ में, तो ऐसा ना हो कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जाए, तो मार्केट डिसरप्ट ना हो। 6 नंबर पे आता है नेशनल स्टैटिकल कमीशन, 2005 में इसका गठन हुआ था। और स्टैटिकल से मतलब आप समझ सकते हैं स्टैटिक्स यानी डेटा से रिलेटेड है, तो ये प्रॉब्लम्स को कम करता है जो कि स्टैटिकल एजेंसीज़ द्वारा फेस किए जाते हैं, क्या कलेक्ट करने में डेटा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब कोई पॉलिसी है या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में गवर्नमेंट को कोई भी डेटा रिलीज़ करना है, तो ये काम होता है नेशनल स्टैटिकल कमीशन का कि वो प्रॉपरली अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है डेटा कलेक्ट करके वो प्रोवाइड करे जिससे पब्लिक ट्रस्ट बना रहे गवर्नमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब कोई ऐसी स्कीम है
जैसे नारी शक्ति वंदन योजना, अब उसमें कितने पैसे खर्च हुए उससे ज़्यादा बता दिया जाए। इन वेलफेयर स्कीम्स में खर्च हुआ है, लोगों की एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक जो है जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे पब्लिक सर्विसेज में, तो अगर ज़्यादा एग्जैजरेट करके डेटा बताया जाएगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर जो है सवाल खड़े हो सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, आपका वो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा और इसके बारे में प्री में भी आपके कई सवाल आते हैं। 7 की बात करता हूँ, टेलीकॉम कमीशन 1989, ये रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के लिए, लाइसेंसिंग, वायरलेस स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग ऑफ पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो टेलीकॉम कमीशन आपको पता है ये ट्राई इसके अंतर्गत आता है, और यहाँ पर आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके अंतर्गत ये आता है टेलीकॉम कमीशन। आपको पता होगा कि जो आपकी सिम वगैरह हैं वो रेगुलेट करने का काम करता है, तो बस उसी से रिलेटेड है ये। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम वगैरह आपके 5G में आपने सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम, ठीक है, इन सब बारे में आपको पता होगा, तो ये सब रिलेट इसी से करते हैं। 8 आता है आपका इलेक्शन कमीशन 1950, अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके PYQ में भी बहुत बार इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है जो कि कंडक्ट करती है इलेक्शन टू द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, ये इलेक्शन के ऊपर वर्क करती है। बेसिकली ऑल द इलेक्शंस विच आर हेल्ड आइदर इट इज़ ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ये आपका इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। एंड इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1950, ठीक है। 1950 में जैसे देश आज़ाद हुआ वैसे इलेक्शन कमीशन आया, तो एक डेटा लिख देंगे तो उनको पता चल जाएगा, येस यू हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, एंड आगे आपका काम हो जाएगा। 9th में आता है चीफ लेबर कमीशन। चीफ लेबर कमीशन 1945 में फॉर्म हुआ था। इसका काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स थ्रू कॉन्सिलेशन और मीडिएशन, ठीक है, कि यहाँ पे कॉन्सिलेशन और मीडिएशन ये दोस्तों प्रोसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 पार्टीज़ हैं, उनको बीच में बैठाया जाएगा और कॉन्सिलेशन के थ्रू क्या होता है कि उनको रिकमेंड किया जाता है कि ये चीज़ें हैं और ऐसा करना है, दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाती हैं, तो उसके बाद जो एग्रीमेंट हो जाता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। मीडिएशन में क्या होता है कि दोनों आपस में अपना एक रास्ता निकाल लें और ये उनमें कुछ रिकमेंड कर सकता है, ये पूरा नहीं बताएंगे, बट दोनों ही अपना एक रास्ता निकाल कर उसको फाइनलाइज करने का काम होता है, फिर ये बाइंडिंग हो जाता है फिर, ठीक है। अगर फाइनलाइज हो जाता है तो ये होता है आपका कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन। एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉस का इन्फोर्समेंट करता है चीफ लेबर कमीशन अंडर सेंट्रल स्फीयर। ये आपका कॉसी जुडिशियल फंक्शंस इसके हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये डिसीजन लेता है और ये बाइंडिंग होता है। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबरशिप एक्सेट्रा, ये सारे इसके काम होते हैं, वेरीफाई करता है कि कौन सी ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप होगी। प्लानिंग कमीशन ये भी इंपॉर्टेंट है 1950, प्लानिंग कमीशन को, जिसको हम नीति आयोग के नाम से अब जानते हैं प्लानिंग कमीशन को, और ये फॉर्मुलेट करता है इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स को अमॉन्ग उनके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 11 नंबर पे दोस्तों हमारा आता है लॉ कमीशन 1955, रिफॉर्म करता है लॉ फॉर मैक्सिमाइजिंग जस्टिस, जस्टिस को बढ़ाने के लिए लॉज में जो रिफॉर्म लाए जाएंगे, चाहे वो सोसाइटी हो या फिर प्रमोट करना हो गुड गवर्नेंस को, अंडर रूल ऑफ लॉ का ध्यान दिया जाएगा इसमें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर ये आता है। फाइनेंस कमीशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है, 1951 में आपका ये फॉर्म हुआ था, और ये एडजुडिकेट करता है शेयरिंग रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के अंतर्गत ये आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म ऑफ एड्रेसिंग, चाहे आपका मेंस हो या फिर आपका प्री हो, उसमें ऐसे आंसर्स जो कि आपके सेंटर स्टेट रिलेशन या फेडरलिज्म के ऊपर आते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। 1993 एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका काम क्या है दोस्तों, ह्यूमन राइट यानी ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, और उसके ऊपर अगर कोई भी आंच आ रही है तो उसको देखना, और ये देखना कि जो गवर्नमेंट है वो भी आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रही है। 14 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये 1953 में फॉर्म हुई थी। कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी
एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी में जो आपकी एजुकेशन होती हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनके स्टैंडर्ड को बनाए रखना और उनके सबके बीच कोऑर्डिनेशन करना कि जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। ये प्रोवाइड करता है रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा। डिसबर्स करता है फंड जो कि उनके लिए ज़रूरी होती हैं कॉलेजेस को। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। विजिलेंस कमीशन CVC, ये 1964 में फॉर्म किया गया था। एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन, ये आपका ज़रूरी है। गवर्नमेंट में आपके करप्शंस हो रहे हैं या क्या चल रहा है, ये सब एड्रेस करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। नॉलेज कमीशन 2005 में। अब नॉलेज कमीशन में क्या है कि ये विभिन्न मुद्दों पर आपको जानकारी देते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपका नॉलेज कमीशन हो गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में फॉर्म किया। प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन इंडिया। वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, उनकी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशंस में अगर कोई उनके हनन हो रहा है अधिकारों का तो उसके खिलाफ बोलना, तो ये सारे इसके काम हैं। और ये तो जो कमीशंस हैं दोस्तों आपके, चाहे NCBC हो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या फिर आपका वो वुमेन के लिए कमीशंस हो, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन हो, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम्स में आएंगे और आते भी हैं। मेंस में स्पेशली ये कमीशन ज़रूर पूछे जाते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशंस, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट कमीशन है, 2004 में फॉर्म किया गया था। ये प्रोटेक्ट करता है वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनके लिए कौन सी पॉलिसीज़ लेके आने हैं, रिकमेंड करता है, एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। और इसी के साथ ये देखता है कि कैसी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो उसको एड्रेस करता है, उनके वेलफेयर के ऊपर काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर 2004। तो ये आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो आपकी छोटी मोटी दुकानें हैं, आपको पता है, उनके लिए कमीशन गठित किया गया है कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, किस वे में इसको प्रॉपरली देखा जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा जो सेक्टर है वो आपका अनऑर्गेनाइज इंडिया में, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सेंसस कमीशन 1874 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। सेंसस आपको पता ही है कि जनगणना, सेंसस आपका 2011 में आया था। सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमीशन 1965, फॉरेस्ट से रिलेटेड ये कमीशन है, और यहाँ पर उसी हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं आपके, उनके ऊपर ध्यान देना, और जो डिफॉरेस्टेशन जैसी समस्या हैं या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। सेंट्रल वाटर कमीशन 1945 मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, ये सारे इसके काम है। वाटर रिसोर्स को देखना, रिवर डेवलपमेंट करना, गंगा रेजुविनेशन, तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन का काम है। इलेक्ट्रॉनिक कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक से 1971 में फॉर्म हुआ। इलेक्ट्रॉनिक से मतलब आप समझ सकते हैं जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, हम क्या है उसमें, उन सारी चीज़ों के बारे में ये जो है एडवाइस देता है, और ये देखता है, रेगुलेट करता है मार्केट को। ठीक है। कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी 1981, बेसिकली ये ऐसा कमीशन है जो कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब कहाँ कहाँ से आपकी एनर्जी आ रही है, रिन्यूएबल सेक्टर कितना है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, आपको पता है कि जिससे अभी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो थर्मल एनर्जी कोल से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें ये देखते हैं और एडवाइस करते हैं कि किस प्रकार से हम और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं टुवार्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, और हमारे कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी के मिशन में ये एडवाइस करते हैं। राष्ट्रीय बर आयोग नेशनल फूड कमीशन, बार बर आयोग नेशनल फूड कमीशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन इसमें ये हेल्पफुल है। और 1976 बेसिकली आपको बताया कि वाटर रिसोर्सेज पे ध्यान देता है, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन पर। इंडो बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन, ये 1972 में, आपको पता है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि जाती है बांग्लादेश के अंदर, तो जो रिवर्स वहाँ पे जाती हैं आपकी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, उनके लिए कमीशन गठन किया गया है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1957, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो आपकी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री होता है, जिस पर गांधी जी ने ज़्यादा बल दिया था, उसके रिलेटेड ये काम करती है। स्पेस कमीशन 1964, ये देखिए इसरो की वेबसाइट पे लेके जा रहा है। यानी स्पेस कमीशन का मतलब ये है कि ये आपका स्पेस से रिलेटेड जो भी मिशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है, ये रिपोर्ट करती है, और ये आपका इसरो, DRDO, ये सब इसके अंडर में आते हैं। ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब SSC में आपको पता है कि SSC, CGL, CHSL कई सारी पोस्ट होती हैं जिनका एग्जामिनेशन होता है, तो ये आपके SSC के अंदर होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी आपके काम करते हैं उनके सिलेक्शन के लिए ये है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन,
NJAC, ट्रांसफरेंस ऑफ जजेस टू हायर जुडिशरी, NJAC, ये आपको पता है ना, मैंने पढ़ा था। NJAC 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है जजेस को हायर जुडिशरीज में, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में, और ये रिकमेंडेशन देता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के चलते स्ट्रक डाउन कर दिया गया। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जिसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये सारी आपको इसके थ्रू रिक्रूटमेंट मिलती है। CDS और कई सारी चीज़ों की ये रिक्रूटमेंट कराती है। इंटरव्यूज़, अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर और प्रमोशन, ठीक है। तो दोस्तों ये 31 कमीशन हैं आपके जो परमानेंट कमीशन हैं। और इधर आप 32 पे आ जाते हैं। ये देखिए डेपुटेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में है। फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स, वेरियस सर्विसेज, मतलब रूल्स वगैरह ये आप कंडक्ट कर सकती है अपने आप। इसको एक बार बताना पड़ेगा, यानी ये जो है डिसीजन अपने आप से ले सकती है, एडवाइस कर सकती है गवर्नमेंट को ऑन एनी मैटर्स कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रिफर टू द कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिफ़र किया जाएगा। पे कमीशन आपका आता है। और एक चीज़ और बताऊं मैं, अगर सिविल सर्विसेज की जहां तक बात है दोस्तों, सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट का स्पेशल पावर आपके राज्यसभा में है, और यही है जो कि राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल बनाता है, यानी स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल पावर आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगी। सिविल सर्विसेज में ये चेंजेस कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट में एडिशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। पे कमीशन है, पे कमीशन गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया। रिकमेंडेशन देने के लिए चेंज, अभी आप देखिए 7th, ठीक है, अभी आपका 7th पे कमीशन और 8th की मांग हो रही है कि सैलरी को बढ़ाया जाए, अभी रिसेंट न्यूज़ में था, तो ये आप इस बार ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है, 1992 मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, उनके डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली वेलफेयर के लिए काम करेगा। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन 2005, अब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, यानी हर चीज़ों के बारे में कैसी पॉलिसीज़ चल रही, इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये आपको जो गवर्नमेंट है उसको एडवाइस देगा, रिकमेंडेशन देगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये आपका नेशनल कमीशन के लिए है फॉर माइनॉरिटीज़। अब 35 पे आते हैं, हमारा आता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ये कमीशन स्पेशली नॉन कैपिटल रीजन, आपका दिल्ली के चारों तरफ, आपका नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, तो इन सब रीजन्स के लिए 2021 में गठित किया गया। बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन, रिजोल्यूशन प्रॉब्लम सराउंडेड एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, +300 पहुंच जा रही है नेशनल कैपिटल रीजन्स में, उसके लिए है। और ऐसे मेजर्स लिए जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, और यहाँ पर ऐसे मेजर्स लिए जाएं, ऐसी डायरेक्शंस दिया जाए जो कि रिडक्शन करने में काम करे, आपके एयर पोल्यूशन को कम से कम करे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम एड हॉक कमीशन की। तो 35 कमीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे आपके परमानेंट कमीशन थे। अब हम एड हॉक कमीशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, 1955 में ये रिकमेंड करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, यानी एक 2 स्टेट हैं, उनके बीच में कौन कौन कहाँ बाउंड्री होगी, कैसे होगा, कैसे विभाजन बेसिकली किया जाएगा, तो ये इसके लिए है। कोठारी कमीशन, ये आपके लिए काफ़ी पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट भी है। 1964 ये फॉर्मुलेट करता है जनरल प्रिंसिपल और गाइडलाइन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, यानी चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, या फिर ग्रेजुएट लेवल पे हो, हायर एजुकेशन हो, वहाँ पे ये प्रिंसिपल और गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करने का काम करता है। टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन स्टैंडर्डाइज नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, यानी एक स्टैंडर्डाइज नेशनल पैटर्न होगा, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपकी NCERT की जो बुक्स हैं अब यूपी में भी वो लागू हो गई हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज हुआ है। कानपुर कमीशन 1966 इंक्वायरी करने के लिए कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, जो कि असैसिनेशन का कारण बनी थी महात्मा गांधी जी के, ठीक है। तो इंक्वायरी इनटू द कॉन्स्पिरेसी दैट लेड टू द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी। खोसला कमीशन 1970 इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी 1945 में, तो ये इन्वेस्टिगेट करती है इस पे। मंडल कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1979 में आइडेंटिफाई करता है 450
बैकवर्ड क्लासेस को कंप्राइजिंग 52% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। यानी मंडल कमीशन ने आप देख सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस में आइडेंटिफाई किया 450 बैकवर्ड क्लासेस को, जो कि 52% होते हैं आपकी पूरी कंट्री के पॉपुलेशन के, और इन्होंने रिकमेंड किया 27% ऑफ सीट्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और जॉब्स, यानी आपकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेजेस में और जॉब्स में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इन क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन। ठीक है, आपका मंडल कमीशन के अंदर आता है। सरकारी कमीशन एक और इम्पोर्टेंट कमीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 1983। अब ये एग्जामिन क्या करता है, टू एग्जामिन द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड सजेस्ट रिफॉर्म। सरकारी कमीशन फेडरलिज्म के ऊपर रिकमेंडेशन देता है और गिव अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आपको पता होगा कि सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इधर उधर चला है फेडरलिज्म के ऊपर, तो ये सरकारी कमीशन एग्जामिन करता है कि बैलेंस ऑफ पावर बनी रहे, फेडरलिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेंटेन रहे। मुखर्जी कमीशन 2005 इन्वेस्टिगेट करती है डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी 1945। नानावती कमीशन 2000 इन्वेस्टिगेट 1984 एंटी सिख राइट्स जो हुए थे जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था, तो राइट्स हुए थे काफ़ी ज़्यादा। नरेंद्रन कमीशन 2000 स्टडी एंड रिपोर्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन स्टेट पब्लिक सर्विसेज, यानी स्टेट पीसीएस। फॉर एग्जांपल आपका यूपीपीएससी, यूपी में जो आपका स्टेट पीसीएस है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में सजेस्टेड चेंजेस इन इलेक्टोरल लॉज, इसने सजेस्ट किया इलेक्टोरल लॉज में चेंज कीजिए। सेटिंग अप ए नेशनल जुडिशियल कमीशन, एक नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए अपॉइंटमेंट करने के लिए जजेस को, और इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाई लोकसभा। ठीक है, तो मतलब ये इसने सजेस्ट किया एक नेशनल जुडिशियल कमीशन को अपॉइंटमेंट करने के लिए जजेस को, और इलेक्शन जो आपका प्राइम मिनिस्टर का होता है लोकसभा में उसके लिए कमीशन का गठन करने की बात इसने कही है। नानावती मेहता कमीशन 2002 टू प्रूव द गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट एंड पोस्ट गोधरा कार्नेज 2002, यानी गोधरा में जो आपका इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड। कमीशन फॉर रेगुलेशन एंड लिंग्विस्टिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया 2004 में, जो कि लुक इनटू वेरियस इशूज़, ऐसे इशूज़ जो कि रिलेटेड हैं लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेटेड। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। 13 की बात करते हैं तो लिबरहन या लिब्रन कमीशन 1992, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है डिस्ट्रक्शन किसका, डिसरप्टेड स्ट्रक्चर बाबरी मस्जिद के ऊपर जो डिमोलिशन हुआ था उसके ऊपर। 14 और लास्ट है शाह कमीशन, ये किसके, इस कमीशन का फॉर्मेशन किसके लिए हुआ था 1977 में, इंक्वायर करने के लिए ऑल एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इंडियन इमरजेंसी एक्सेसेस, यानी जो इंडिया में इमरजेंसी लगी थी 1975-77 में, उसमें ज़्यादा ही क्या कर दिया था उसके बारे में जानने के लिए कि एक्सेस में क्या चीज़ें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, एंड वो खिलाफ हैं आपके फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के। ठीक है, तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन हैं जो कि विकीपीडिया पर आपको मिल जाएंगे, आपको ये PDF पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।